नमस्कार, ID24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज की सुर्खियां। पीएम मोदी G20 में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका रवाना हो गए हैं। बांग्लादेश में भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई है, 50 घायल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जन्मदिन की बधाई दी है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां AQI 506 पहुंच गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाट बाजार का लोकार्पण कर दिया है। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन की साउथ अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मोदी के आज शाम 6 बजे तक साउथ अफ्रीका पहुंचने की उम्मीद है। वे जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार की G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो रही है। पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 3 प्रमुख सेशंस में बोलेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका देशों की बैठक में भी शामिल होंगे। ये मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले 2016 में द्विपक्षीय यात्रा और उसके बाद 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के लिए मोदी गए थे। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G20 समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव करते हुए साउथ अफ्रीका में अपने कार्यवाहक राजदूत मार्क डी डिलार्ड को भेजने का ऐलान किया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि G20 क्या है। G20 यानी जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हैं। ये देश ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का 85% और ट्रेड का 75% हिस्सा रखते हैं। तो पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वे रवाना हो गए हैं। वे वहां पर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देंगे। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था, जिससे यह सम्मेलन और भी खास बन गया है। इस वर्ष की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है और वे यहां भारत की दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली का संदेश देंगे। एक्टर आहान पांडे और एक्ट्रेस अनीत पड्डा इस साल अपनी पहली फिल्म सैयारा के रिलीज होने के बाद चर्चा में आ गए थे। सुपरहिट फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया और इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। अभी हाल ही में फिल्म मेकर करण जौहर ने भी सानिया मिर्जा के टॉक शो में कहा था कि ये दोनों आगे चलकर बॉलीवुड का अगला ईट कपल बन सकते हैं। अब आहान ने इन अफवाहों और रिलेशनशिप की चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में जब आहान से पूछा गया कि क्या वो सच में अनीत को डेट कर रहे हैं, तो इस पर आहान ने कहा कि अनीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती, वो कंफर्ट, सिक्योरिटी और समझ से भी बनती है। हमने एक दूसरे को यही महसूस कराया है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरे और उसके बीच जैसा बॉन्ड है वैसा और किसी के साथ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म से पहले दोनों को पाओलो कोएल्हो की एक लाइन बहुत पसंद थी, किसी सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। आहान के मुताबिक हमने एक सपना साथ देखा था और वो सच हो गया। अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर आहान ने कहा कि मैं अभी सिंगल हूं। उन्होंने बताया कि उनकी पिछली गर्लफ्रेंड्स के मुताबिक वो एक ऐसे बॉयफ्रेंड हैं जिनकी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस और ग्रैंड जेस्चर है। आपको बता दें कि फिल्म सैयारा 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। अगर वेब फ्रंट की बात की जाए तो आहान अली अब्बास जफर की आने वाली एक्शन फिल्म की तैयारियों में लगे हैं। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस शर्वरी वाघ भी होंगी। तो वहीं अनीत मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी में लीड रोल कर रही हैं।
उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर जुबीन नौटियाल ने भस्म आरती में शामिल होकर के बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर परिसर में सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उन्हें शाल और प्रसाद पट्टिका भेंट करके सम्मानित किया। जुबीन ने महाकाल मंदिर की भव्यता, व्यवस्था और अनुशासन की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और सभी के लिए शांति और समृद्धि की भी कामना की। उनकी उपस्थिति से मंदिर परिसर में भक्तों में एक विशेष उत्साह देखने को मिला। तो भस्म आरती में जुबीन नौटियाल शामिल हुए हैं, जहां मंदिर प्रबंधन ने शॉल और प्रसाद पट्टिका देकर के उनका सम्मान किया। जुबीन ने महाकाल मंदिर की व्यवस्था और भव्यता की सराहना की। इस दौरान भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। परिसर में श्रद्धा का विशेष माहौल देखा गया। मेरा अनुभव बहुत ही भव्य रहा और ये मैं मेरे ख्याल चौथी बार आ रहा हूँ महाकाल दर्शन के लिए, भस्म आरती के लिए। पर जितनी बार आता हूँ उतनी बार और ज़्यादा व्यवस्थाएं भी बेहतर होती जा रही हैं और भक्तिमय माहौल अब बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिलता है और महाकाल के प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, मुझे लगता है यही देख कर दिल पूरा गदगद हो जाता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ, गोपेश्वर, नंदानगर और पोखरी प्रखंड में लगातार भालुओं के हमलों से जनजीवन भयभीत है। कई स्थानों पर जानमाल के नुकसान की घटनाओं के बाद ग्रामीणों में वन विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरा आक्रोश है। भालू आतंक को रोकने के लिए केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर रेंज के वन कर्मियों ने युद्ध स्तर पर लंबी दूरी की गश्त शुरू कर दी है। देर रात से लगातार कुंजो क्षेत्र में भालू प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। उधर ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भी रात के समय भालुओं की धमक देखी गई, जहां नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में आने वाले 9 वार्डों और दूरस्थ थेंग गांव में अब तक 50 से ज्यादा पशुधन को भालू मार चुके हैं। और इसी तरह गोपेश्वर के पास घास लेने गई एक महिला पर हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों के बढ़ते गुस्से के बीच उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी से हस्तक्षेप की मांग की है। भंडारी ने तुरंत उच्च अधिकारियों से फोन पर बात करके स्थिति को नियंत्रित करने और प्रभावी कार्रवाई की मांग उठाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं। गिल की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करेंगे। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो वहीं नीतीश रेड्डी को भी मौका मिल सकता है। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला 30 रन से जीता था। पहले टेस्ट में हार के बाद मेजबान भारत पर क्लीन स्वीप होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। ऐसे में पिच और परिस्थितियों को देखते हुए प्लेइंग 11 का सिलेक्शन भी काफी अहम रहने वाला है। पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे थे। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स और बाद में स्पिनर्स के सामने बल्लेबाज लगातार दबाव में बिखरते गए। गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। वे कोलकाता टेस्ट में गर्दन में ऐंठन की वजह से पहली पारी में सिर्फ 3 गेंदें खेलने के बाद ही रिटायर हर्ट हो गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुकाबले के तीसरे दिन की सुबह बीसीसीआई ने कहा था कि वो टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर होते हैं तो उनकी जगह साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है। भारत अगर इस मैच में एक और स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के साथ उतरने का फैसला करता है तो सुदर्शन की टीम में वापसी लगभग तय मानी जा सकती है। हालांकि टीम के पास देवदत्त पडिक्कल के रूप में एक और स्पेशलिस्ट बैटर मौजूद है। नीतीश रेड्डी के रूप में भारत के पास एक और ऑलराउंडर का भी ऑप्शन मौजूद है। कोलकाता टेस्ट से रेड्डी को रिलीज किए जाने के बाद ध्रुव जुरेल को बतौर बल्लेबाज भारतीय प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था। हालांकि रेड्डी को दोबारा स्क्वाड में शामिल किया गया है। रेड्डी को तभी मौका मिल सकता है जब वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से किसी एक को प्लेइंग से बाहर कर दिया जाए। तो चलिए ये खबर आपको बता रहे हैं जहां शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। भारत इस श्रृंखला में 0-1 से पीछे चल रहा है। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में दर्द की वजह से इस मैच से बाहर हो चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कैप्टनसी करेंगे। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। तो वहीं नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है। साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला 30 रन से जीता था। पहले टेस्ट में हार के बाद मेजबान भारत पर क्लीन स्वीप होने का भी खतरा मंडरा रहा है।
इस मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो ऐसे में पिच और कंडीशंस को देखते हुए प्लेइंग 11 का सिलेक्शन भी काफ़ी अहम होने वाला है। पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे थे। शुरुआती ओवर्स में पेसर्स और बाद में स्पिनर्स के सामने बल्लेबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। अभी कोलकाता टेस्ट में गर्दन में ऐंठन की वजह से पहली पारी में सिर्फ 3 गेंद खेल पाए थे और उसके बाद रिटायर हर्ट हो गए थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मुकाबले के तीसरे दिन की सुबह बीसीसीआई ने कहा था कि अब वो टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से बाहर होते हैं तो उनकी जगह साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है। भारत अगर इस मैच में एक और स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के साथ उतरने का फैसला करता है तो सुदर्शन की टीम में वापसी लगभग तय मानी जा सकती है। हालांकि टीम के पास देवदत्त पडिक्कल के रूप में एक और स्पेशलिस्ट बैटर मौजूद है। नीतीश रेड्डी के रूप में भारत के पास एक और ऑलराउंडर का भी ऑप्शन मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बीते दिनों दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 506 रहा, जो कि खतरनाक की श्रेणी में आता है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की लाइव रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर-दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट इवेंट पर रोक लगा दी है। इससे पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन ना हो। इधर मध्य प्रदेश में बीते 15 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर समेत 12 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे रहा। राजगढ़ में तापमान सबसे कम 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर में घना कोहरा छाया रहा। इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में आज शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में तापमान -6 डिग्री से भी नीचे है। मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा छा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा और फिर उसके बाद बर्फबारी का अनुमान है। तो दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो गई है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहाँ AQI 506 पहुँच गया है। सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली की जहरीली हवा 11 सिगरेट पीने के बराबर है। यानी अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में इस वक्त रह रहा है तो बिना सिगरेट पिए ही वो 11 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने अंदर ले रहा है। और धुंध ने भी वहां पर मुसीबत बढ़ा दी है। तो दिल्ली एनसीआर में हवा की जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब हो गई है। 506 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर है, 506 है, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और स्कूलों में भी इस तरह की बात कही जा रही है कि वहाँ पर जो स्पोर्ट्स फंक्शन होते हैं अभी उन्हें रद्द कर दिया जाए। किसी भी तरह के आउटडोर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स फंक्शंस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। धुंध ने भी वहाँ पर मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली की हवा बेहद ख़राब हो चुकी है। भोपाल के गोविंदपुरा में FED एक्सपो 2025 का 3 दिवसीय आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया। MSME और फेडरेशन ऑफ MP चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित एक्सपो में रूस, ताइवान और ओमान के प्रतिनिधियों समेत कई बड़े उद्योग समूह, बीना रिफाइनरी, एंड्रीज हाइड्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, भारतीय रेल और BHEL ने भाग लिया। CM ने कहा कि उद्योगों के बिना विकास संभव नहीं है और सरकार नवाचार को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को 8 लाख करोड़ का निवेश मिला है, जिनमें से 6 लाख करोड़ जमीन पर उतारे जा चुके हैं और 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन जल्द ही होगा। उन्होंने टेक्सटाइल पार्क की संभावनाओं, रोजगार वृद्धि और महिला सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। CM डॉक्टर मोहन यादव कल हैदराबाद में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। तो भोपाल में राजधानी में FED एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के ज़माने से हमारा फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है, सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए। मैंने 5000 एकड़ जमीन दी बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते,
इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार हैं, आज के लिए भी जवाबदार हैं और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे MSME हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर जहाँ कहीं भी हो, एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दिए और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए। जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी PM मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले उसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए फेडरल एक्सपर्टीज डेवलपमेंट के ये हमारा अद्भुत प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का आज विदेश में भी रसिया, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थान के प्रमुख सरकार और उनके साथ जुड़े हुए उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश का परस्पर संबंध, हमारे देश के नाते से व्यापार व्यवसाय बढ़े, ऐसी कई सारी सेक्टर में बड़ी संभावना है। अलग अलग इंडस्ट्री के उत्पाद का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने नई प्रतिभाओं के लिए स्टार्टअप का मौका देकर उनके लिए भी मौका दिया, मंच दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे सारे कामों की सराहना भी करता है और फेडरेशन के साथ भविष्य में हम जुड़ करके भी इसमें और काम करेंगे। आज मैंने भोपाल में इनके सबके साथ ही कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुआ हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि इसी सब कामों से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो हमारी बेरोजगार या क्षमतावान युवाओं को भी मौका मिलेगा, समृद्धि आएगी तो गरीबी दूर होगी, युवा, महिला, किसान सबकी समृद्धि के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अपना 84वां जन्मदिन मना रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करके जन्मदिन की बधाई दी। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज 84वां जन्मदिन है। CM योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। CM योगी ने राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। बांग्लादेश में 21 नवंबर को एक बड़ा भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों और नॉर्थ ईस्ट में भी महसूस किए गए। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि भूकंप सुबह 10:08 पर आया था। इसका केंद्र ढाका से करीब 50 किलोमीटर दूर नरसिंगडी के साउथ ईस्ट में था। गहराई 10 किलोमीटर थी। तो वहीं कोलकाता में कई लोगों ने सुबह करीब 10:10 पर कुछ सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कोलकाता में भूकंप की वीडियोस भी शेयर किए हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों जैसे कूच बिहार और दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर में भी झटके महसूस किए गए। कई लोगों ने गुवाहाटी, अगरतला और शिलोंग जैसे शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस होने की बात कही। इससे पहले सुबह तड़के पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप सुबह 3:09 पर आया था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में करीब 135 किलोमीटर गहराई में था। तो बांग्लादेश में बड़ा भूकंप आया। भूकंप की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। मिर्जापुर वेब सीरीज की लोकप्रियता के बाद अब मेकर्स मिर्जापुर द फिल्म को रिलीज करने की तैयारी में है। इस फिल्म की खासियत यह है कि पूरे फिल्म में मिर्जापुर की पूरी स्टारकास्ट नजर आएगी। अली फजल ने सोशल मीडिया पर स्टारकास्ट के साथ फोटो शेयर किया, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
अली फजल समेत पंकज त्रिपाठी और पूरी स्टार कास्ट नजर आएगी। तस्वीरें फिल्म के सेट से सामने आई हैं, जिसमें वो अपने को स्टार्स के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अली फजल ने कैप्शन में लिखा कि इन तस्वीरों में अली फजल उर्फ गुड्डू पंडित, पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया, दिव्येंदु यानी मुन्ना भैया, अभिषेक बनर्जी यानी कंपाउंडर, जितेंद्र कुमार, शाहजीत चौधरी और बाकी कलाकार दिख रहे हैं। मिर्ज़ापुर द फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज की सफलता के बाद अब मिर्ज़ापुर द फिल्म आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ रुड़की पहुंचे, जहां सीएम का जीवनदीप आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। आश्रम परिसर में मुख्यमंत्री ने हवन पूजन करके प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। मंच पर संतों और साधुओं की विशेष मौजूदगी रही। 1100 बाल कन्याओं के पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। धार्मिक माहौल में जयकारी गूंजे। साथ ही सीएम ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत की। हरिद्वार में सीएम धामी पत्नी गीता धामी के साथ रुड़की पहुंचे थे, जहां सीएम का जीवनदीप आश्रम में भव्य स्वागत हुआ। हवन पूजन करके उनका स्वागत हुआ। प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। एक नए उत्साह का और एक नए वातावरण का संचार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ठीक ही लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात संत समाज इस संसार में जीवंत तीर्थों के समान होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूज्य संतगणों का, महात्माओं का ज्ञान हम सबका सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर हम सबको अग्रसर करने में हमेशा हम सबको आपका पाथेय मिलता रहेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवनदीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस पंचदीप महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस पावन महोत्सव में सतचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, 1100 बालिकाओं का पूजन, पाठ्य सामग्री वितरण तथा 5 नहीं 6 महाराज जी ने बताया कि 6 आज बहुत 6 हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आज सभी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। सच में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक साथ पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, सनातन धर्म के संभावक है, ध्वजवाहक हैं, ऐसे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद आज आप सबको इस सामूहिक विवाह के अवसर पर मिल रहा है। वहीं आज हम स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज सभागार एवं सिद्धबली हनुमान द्वार का लोकार्पण भी और सही चौक का भी आज लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और लोगों की सेवा को समर्पित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा, जिससे अनगिनत लोगों को सेवा के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।